तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ऐसे टॉपिक पर है जो कि मुझे लगता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड टॉपिक है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। वो ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि एक तरीके से उनको छुपाया जा रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे टेक्नीशियन भाई हैं जो स्कैनर तो ले लेते हैं, लेकिन स्कैनर लेने के बाद भी वो स्कैनर को पूरे पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाते हैं। अब वो चाहे कितने का भी लीजिए, आप कोई भी स्कैनर लीजिए, लेकिन उसको आप फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो कार स्कैनिंग के पीछे का जो साइंस है वो सबको नहीं पता होता है। आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो आज का ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में होने वाली है। इस वीडियो में हम प्री रिपेयर डायग्नोस को समझेंगे, यानी कि रिपेयर करने से पहले कार के अंदर किसी भी सिस्टम को या किसी भी पार्ट को रिपेयर करने से पहले जो स्कैनिंग की जाती है या डायग्नोस किया जाता है वो कौन से फंक्शन यूज होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, कैसे उससे ज़्यादा अपने स्कैनर से हम लोग प्री रिपेयर के लिए डायग्नोस कर पाए, वो इस वीडियो में सीखेंगे। और आगे जो इसका सेकेंड पार्ट होगा, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे पोस्ट रिपेयर। अब पोस्ट रिपेयर में क्या होता है, जैसे कि आपके रिपेयर करने के बाद के फंक्शन आपको भी पता है। जैसे आपने इंजेक्टर रिपेयर करवाया तो कई बार वो कोडिंग मांगता है, माइक्रो लर्निंग मांगता है, तो उसको हम पोस्ट रिपेयर कहते हैं। तो पोस्ट रिपेयर के लिए वीडियो अलग से बनेगा। मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझना जरूरी है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हम दिखा रहे हैं या जो भी सिस्टम हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी हमने कोई भी किसी भी ब्रांड से ना तो किसी तरीके का एंडोर्समेंट हम कर रहे हैं, ना ही किसी ब्रांड को प्रमोट हम कर रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पर सेल करना नहीं है, हमारा मकसद है आपको प्री रिपेयर डायग्नोस के लिए एजुकेट करना। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फंक्शन और कुछ ऐसे सिस्टम पता चलेंगे जो इससे पहले इंटरनेट पे किसी ने भी आपके कार स्कैनर के बारे में नहीं बताए हुए हैं। तो आज हमारे पास में यहाँ पे मैंने कुछ, जैसे कि आप लोग टेबल पे देख सकते हैं, मेरे पास में अलग अलग सिस्टम रखे हुए हैं। सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि जो आज फंक्शन में कवर कर रहा हूँ उसका इस्तेमाल किसी भी टूल से किया जा सकता है। शर्त होती है कि वो प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक टूल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास में एक ये लॉन्च का स्कैनर है। जैसे मैंने कहा कि वीडियो में हम लोग बिल्कुल भी किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये कि हमारे पास में है डाइक्सोन का सॉफ्टवेयर, और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास में ऑडिस है जो कि OEM सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, अब इनके साथ एक और एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही सिंपल होता है जनरली। ये आपको इस तरीके का इंटरनेट पे मिल जाता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत सादा सा होता है। तो इसके साथ ऐसे कनेक्टर्स आते हैं, आपको दिखाई देगा, ऐसे कनेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो जो फंक्शन हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो फंक्शन प्री रिपेयर के फंक्शन है, और वो फंक्शन आपका 500-1000 रुपए के स्कैनर से भी आप वो फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं रिपेयर करने से पहले का जो डायग्नोस है उसको करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला फंक्शन किसी भी डायग्नोस्टिक टूल का, कार डायग्नोस्टिक टूल का, वो यही होता है कि रीड DTC डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। अब डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड की आपको समझ होनी चाहिए, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको DTC को डिकोड करना और कंप्लीट हमने उसके ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब फॉल्ट फाइंडिंग में आप बोलेंगे कि ये तो हर कोई स्कैनर निकाल लेता है फॉल्ट फाइंडिंग, करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले स्कैनर से, तो ये वाला जो स्कैनर वो सिर्फ जेनेरिक फॉल्ट कोड निकालता है। जेनेरिक फॉल्ट कोड वो फॉल्ट कोड होते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं हर एक ब्रांड में यूनिवर्सली। तो ये जो स्कैनर है हमारा, वो जेनेरिक फॉल्ट कोड रीड कर लेता है, लेकिन जब बात आती है ब्रांड स्पेसिफिक फॉल्ट कोड्स होते हैं, उनको ढूंढने के लिए हमें चाहिए होता है एक प्रोफेशनल स्कैनर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अब इसमें भी क्या होता है कई बार कि कौन सा ब्रांड आप यूज कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीड DTC में जब भी कोई आप स्कैनर अगर खरीदना चाहते हैं तो उसमें ये जरूर देखिए कि वो जो स्कैनर है वो आपको जो फॉल्ट कोड दे रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अच्छा, एक्यूरेसी कैसे पता चलती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपकी गाड़ी अगर बंद है और आपका जो स्कैनर है उस केस में आपको प्लीज रिफर टू मैनुअल वाला फॉल्ट कोड दे रहा है, तो आपको इससे पता चल जाता है कि भाई सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है।
हालांकि कंपनी जिसको बोलती है कि सर ये आपका जो ईसीएम है ना वो फॉल्ट कोड नहीं दे रहा है, इस केस में ईसीएम खराब हो सकता है, ये खराब हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। वो सिंपली उस सॉफ्टवेयर की कमी होती है कि उसके पास उतना अपडेट नहीं है कि वो ओईएम के फॉल्ट कोड को रीड कर सके। इसके बाद में फॉल्ट कोड जो है उसको डिस्क्रिप्शन के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा ये किस सिस्टम से आ रहा है। लेट्स से आपका मास एयर फ्लो सेंसर है तो आपका एयर इनटेक का सिस्टम से फॉल्ट कोड आ रही है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है तो आपका एक्सीलेटर पेडल और थ्रॉटल का पूरा जो कंट्रोलिंग है उससे ईसीटी हम लोग ईटीसी उसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल, उस सिस्टम से आ रही है। मैनीफोल्ड रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट कोड आ रहा है तो पूरे मैनीफोल्ड से रिलेटेड फॉल्ट कोड है। इस तरह से अगर इंजन का है तो इंजन का, एबीएस का है तो एबीएस का, आपको पता चलता है किस सिस्टम से ये फॉल्ट कोड आ रहा है। तो फॉल्ट फाइंडिंग हो गया। अब फॉल्ट फाइंडिंग के बाद किसी भी स्कैनर में जो एक सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अब ये याद रखिए ये प्री रिपेयर है, यानी रिपेयर करने के पहले के प्रोसीजर्स या फंक्शंस। फॉल्ट फाइंडिंग के बाद एक बार आपको फॉल्ट कोड मिल गया, आपको जो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है वो होता है कि उसको, अगर वो टेम्परेरी है तो उसको डिलीट किया जाए। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी जब आप किसी गाड़ी के अंदर स्कैनर लगा रहे हैं तो फॉल्ट कोड को डायरेक्टली डिलीट मत कीजिए। फॉल्ट कोड को डिलीट करने से पहले आप उसकी रिपोर्ट बनाइए, और रिपोर्ट क्यों बनाना जरूरी है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो कस्टमर है उसने बोला कि मेरी गाड़ी बंद है, और आपने जब स्कैन की तो स्कैन करने के बाद इंजन के अंदर बहुत सारे फॉल्ट कोड आ रहे थे। लेकिन हमारा एक कॉमन प्रैक्टिस है टेक्नीशियंस की कि फॉल्ट कोड को पहले डिलीट कर देते हैं, ना उसका फोटो लेते हैं ना उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिपोर्ट बनाइए, फोटो मत लीजिए। जब वो फॉल्ट कोड आपका आया हुआ है और गाड़ी बंद है तो मुझे बताइए वो फॉल्ट कोड डिलीट करने से क्या होने वाला है। और अगर आप इतने सारे फॉल्ट कोड हैं तो उससे हमको डिडक्शन में आसानी होती है। और डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन होता है पॉसिबिलिटी डिडक्शन। लेट्स से आपको गाड़ी बंद है और फॉल्ट कोड आ रहे हैं आपको 10, और 10 फॉल्ट कोड जो है ना वो सब जगह पे पावर रिलेटेड आ रहे हैं, और आपने क्या किया कि आपने उसको देखा और आपने उसको डिलीट कर दिया। तो जैसे ही आपने डिलीट किया ना, आप जब क्रैंक करने जाओगे और गाड़ी जब शुरू होगी नहीं तो उसमें से 2-3 ही फॉल्ट कोड वापस आएंगे और आप उनके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि इसमें होना क्या चाहिए? इसमें होना ये चाहिए कि पावर रिलेटेड फॉल्ट कोड आ रहे हैं और हर सिस्टम में आ रहे हैं, तो उस केस में गाड़ी के जंक्शन बॉक्स यानी पावर हाउस में जाके आपको चेक करना चाहिए। सबसे पहले तो बैटरी, ऑल्टरनेटर और आपका जंक्शन बॉक्स, उसमें फ्यूजेस, रिलेज, ये सब आपको चेक करने पड़ेंगे, बिकॉज उसमें कंपोनेंट का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके पावर हाउस से। तो ये याद रखिए कि सबसे पहले फॉल्ट कोड हमको मिल गया तो उसका रिपोर्ट बनाइए। रिपोर्ट बनाने के बाद नेक्स्ट उसको डिलीट करना। तो आपका जो स्कैनर होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो स्कैनर है वो फॉल्ट कोड डिलीट भी कर पाए। ऑब्वियसली टेम्परेरी फॉल्ट कोड ही डिलीट कर पाएगा वो, लेकिन वो डिलीट कर पाए। हमने देखा हुआ है कि बहुत से ऐसे ब्रांडेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें फॉल्ट कोड डिलीट नहीं होता है। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको अगर फॉल्ट कोड डिलीट नहीं होगा तो टेक्नीशियन उस के ऊपर बार बार काम करता रहेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार फॉल्ट कोड डिलीट होना चाहिए था लेकिन स्कैनर फॉल्ट कोड डिलीट नहीं कर रहा है? उसका सिंपल तरीका बताता हूं कि अगर आपकी जो कस्टमर की कंप्लेंट थी वो सॉल्व हो चुकी है और स्कैनर से आप फॉल्ट कोड डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फॉल्ट कोड डिलीट नहीं हो रहा है, तो आप एक 20 से 25 किलोमीटर का ट्रायल ले लीजिए और देखिए जो कस्टमर की कंप्लेंट थी वो गई है कि नहीं है। अगर वो गई ना तो उस केस में सिंपली आप अपने कस्टमर को उठा के वो गाड़ी दे दीजिए, या फिर आप किसी और से कोई दूसरा स्कैनर मंगवाइए और उससे फॉल्ट को डिलीट कीजिए, देखिए फॉल्ट डिलीट हो जाएगा। अब ये मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ किन में होता है, पर हमें पता है ये कौन से इसमें होता है, और आप लोगों ने अगर ये फेस किया होगा तो आपको भी पता होगा कि ये कौन से सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है। अब जो सेंसर की प्रॉब्लम है वो तो बहुत आसान है क्योंकि सेंसर का फॉल्ट लिख कर आ जाता है, लेकिन एक्चुएटर की जो फॉल्ट है वो को रिलेटेड होते हैं। मतलब कि आपको अगर डीआरवी का फॉल्ट कोड है तो आपको रेल प्रेशर सेंसर से रिलेटेड रेल प्रेशर का फॉल्ट कोड आएगा। लेकिन फॉल्ट कोड तीसरा जो होता है वो इसलिए आता है क्योंकि जिस सिस्टम में वो सेंसर लगाया हुआ था उसका काम ही यही था कि वहां पे आने वाली जो भी वैल्यूज हैं, जो भी पैरामीटर चेंज होते हैं इंजन रन होने के बाद में, उनको वो ठीक तरीके से रीड करके ईसीएम को बता पाए। लेकिन अगर वहां पे कोई पैरामीटर्स सही से रीड नहीं हो रहे हैं तो उस केस में सेंसर जो है वो भी बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पे गड़बड़ी है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आ जाता है पिक्चर में। अब ये जो हमारा फंक्शन है वो है रीड डेटा स्ट्रीम या रीड लाइव पैरामीटर जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। अब ये जो फंक्शन है ना ये बहुत
इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल फंक्शन है जब आप गाड़ी रिपेयर करने से पहले एक्यूरेटली ये पता लगाना चाहते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने ये देखा ही होगा कि ये वैल्यूज़ दिखा देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट लोड वैल्यू आपको आ रही है, थ्रॉटल वॉल पोजीशन है आपका, एब्सोल्यूट थ्रॉटल पोजीशन है, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन है, ये बहुत सारी वैल्यूज़ हमको दे देता है। अब यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ तो मैंने सारे सेलेक्ट ऑल करके ओके किया। आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है कि फॉल्ट कोड किस तरीके का आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ना एक फॉल्ट कोड आ रहा है और वो फॉल्ट कोड है हमारा सिस्टम टू लीन एट आइडल बैंक 1, ओके, एंड सिलेंडर 4 मिसफायर डिटेक्टेड। अब देखिए ये बहुत सिंपल है कि सिस्टम टू लीन एट आइडल बैंक 1, बैंक 1 जो होता है वो पहला 1 नंबर का सिलेंडर और 4 नंबर का सिलेंडर होता है, करेक्ट है। सिस्टम टू लीन यानी कि फ्यूल की जो मात्रा है वो बहुत कम जा रही है, और 304 दिया है यानी 4 नंबर सिलेंडर, दैट मीन्स कि अभी मेरा 4 नंबर सिलेंडर में मिसफायर हो रहा है, ओके। तो इससे रिलेटेड मैं डेटा स्ट्रीम में क्या चेक करूंगा पहले वो बता देता हूं आपको मैं। रीड डेटा स्ट्रीम किया हम लोगों ने, यहाँ पे मैं सब अनसेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं सबसे पहले जाऊंगा ऑक्सीजन सेंसर वैल्यू करंट, ओके। इसके बाद में ऑक्सीजन सेंसर वैल्यू, ये दोनों चेक करूंगा मैं। यहाँ पे देखिए मैं जो चेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लैम्बडा मुझे 1 दिखा रहा है, 1.2 1.3 के आसपास, एंड जो मुझे करंट दिखा रहा है वो एम्पियर्स में दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 0.128 एम्पियर्स में, ओके। वैसे यहाँ पे वोल्टेज अगर मैं चेक करूँ तो वोल्टेज मुझे दिखा रहा है 0.97। अब 0.97 में कितना भी अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो ये जो फॉल्ट है, हालांकि ये हम डेमो में देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो वोल्टेज होती है ऑक्सीजन सेंसर की वो 0 to 1 के बीच में चलती है। नॉर्मली वो होनी चाहिए क्लोज टू 0.6 के आसपास। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 4 नंबर सिलेंडर में मैंने ये चेक किया, ऑब्वियसली ये 0.6 के बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्लोज टू 1 वोल्टेज के आसपास चल रही है, जो कि कंटिन्यू 1 वोल्टेज के आसपास चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब कि मिसफायर मेरा एकदम एक्यूरेटली डिटेक्ट किया है स्कैनर ने। तो अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा। अब देखिए दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे चेक किए। पहले तो मैंने वैल्यू चेक की। अब वैल्यू चेक करने के बाद में अगर आप एक्सेलरेट करोगे ना, तो हमेशा याद रखिए वैल्यू के साथ साथ आपको ग्राफ चेक करना है। तो ये जैसे कि मैंने ग्राफ चेक किया, ये जो ग्राफ मैंने चेक किया है ना, ग्राफ क्यों चेक किया है, क्योंकि जब आप एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी को या फिर आप किसी और सिस्टम में गाड़ी को रन करके देखेंगे, उस वक्त ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वैल्यू जो है ना वो फ्लक्चुएट जब होगी तो आप उसकी लो पॉइंट और हाई पॉइंट पकड़ नहीं पाएंगे, और वो हाई पॉइंट और लो पॉइंट जो है ना वो हम यहाँ से पकड़ पाते हैं ग्राफ से। तो ये याद रखिए, डेटा स्ट्रीम में आपको ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक सिस्टम में आप ग्राफ इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे अगर मुझे समझ लीजिए कि डीआरवी का प्रॉब्लम है, हाई प्रेशर पंप का प्रॉब्लम है, इंजेक्टर आपके बैक मार रहे हैं, इस तरीके की कोई भी फॉल्ट है, वो वैल्यू जो आती है स्कैनर के अंदर, उसको हम लोग लाइव पैरामीटर में जाके ग्राफ में चेक करके टेस्ट करके बता सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट फेलियर है या नहीं है, और अगर ड्रॉप है प्रेशर में या फिर आप फ्लो में, वो किस कारण से हो रहा है। ये फंक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब एक चीज तो आपको पता ही है कि नॉर्मली कंपनी के जो स्कैनर्स होते हैं, कंपनी के स्कैनर में हमेशा लाइव वैल्यू के साथ साथ आपको एक्चुअल वैल्यू भी दिखाई देती है, कि यानी करंट वैल्यू और आपकी कितनी होनी चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू, ये दोनों आपको मिलती है। लेकिन मल्टी ब्रांड स्कैनर्स में ऐसा नहीं होता है। ओवर द पीरियड अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं लाइव डेटा के ऊपर, डेटा स्ट्रीम के ऊपर, तो आपको पता होता है कि किस फॉल्ट के लिए मैंने क्या पैरामीटर चेक किए थे, उसका ग्राफ किस तरह से एक्चुअल बनता है। और एक फंक्शन यहाँ पर होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड का फंक्शन होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि इंजन के जो पैरामीटर्स है उसको रिकॉर्ड करके रखिए अपने पास में, अपने स्कैनर के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाता है। वो ये दोनों में हो जाता है, यहाँ लॉन्च के स्कैनर में भी हो जाता है, थिंकार में भी होता है, डाइक्सोन में भी हो जाता है। तो ये रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद में अभी एक और फंक्शन आया, जिनके पास में पैड 3, पैड 5, पैड सीरीज के जितने स्कैनर्स जिसके पास में है, उनके लिए एक और है कि वहां पे कंपेयर सैंपल और रिकॉर्ड सैंपल, ये दोनों जो है ना फंक्शन आपको मिल जाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम पे आप अगर कंपेयर करना चाहें फॉल्टेड गाड़ी के साथ में, तो वो भी आप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाता है। अब ये क्यों यूज हो रहा है, यह मैंने कहा ना प्री रिपेयर के लिए। हमको बहुत एक्यूरेटली ये पता लगाना है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं गैस कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है।
और इस तरह से आपको कंफर्म हो जाता है कि यस, मेरा जो लैम्बडा की वैल्यू वो क्लोज टू 1 वोल्टेज चल रही है। दैट मीन्स जो मेरा फॉल्ट कोड है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है कि सिस्टम टू लीन एट आइडल बैंक 1 एंड P0304 यानी चार्ज नंबर सिलेंडर में आपका मिसफायर हो रहा है और आपके एयरलाइन की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों फॉल्ट कोड देख के हम लोग समझ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्री रिपेयर डायग्नोस के लिए फंक्शन यूज किया जाता है, हालांकि इस फंक्शन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जब भी आपको मिले ये वाला फंक्शन या आपको दिखाई दे स्कैनर के अंदर, तो इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए, और क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं आपको समझाता हूं क्या है ये। इसको हम कहते हैं फ्रीज फ्रेम डेटा या रीड फ्रीज फ्रेम। अब फ्रीज फ्रेम क्या होता है, जिस वक्त वो फॉल्ट कोड आया, अब ये याद रखिए फ्रीज फ्रेम जो है ना वो फॉल्ट टू फॉल्ट आता है, यानी डीटीसी टू डीटीसी आपको अलग अलग वो डेटा मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि इंजन का फ्रीज फ्रेम अलग होगा एबीएस का, नहीं, जो फॉल्ट कोड है डीटीसी उसके हिसाब से यूनिक फ्रीज फ्रेम डेटा क्रिएट होता है। अब वो कैसे पता लगाते हैं, क्या होता है ये, उसको आगे समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास दो फॉल्ट कोड है यहाँ पर। पहला जो फॉल्ट कोड है वो सिस्टम टू लीन एट आइडल बैंक 1, यानी कि आइडल में सिस्टम बहुत लीन है। ओके, एक्सेलरेट करोगे तो आप अपना वो बराबर से काम कर रहा है। यहीं पे नीचे आपको दिखाई देगा फ्रीज फ्रेम का बटन दिया हुआ है छोटा सा। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ना आपको कुछ वैल्यूज दिखा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो लाइव वैल्यू है, ये लाइव वैल्यू नहीं है दोस्तों। ये वैल्यू वो है जिस वक्त आपका फॉल्ट जनरेट हुआ था, यानी कि जिस वक्त ये डीटीसी आई तो इंजन के अंदर पैरामीटर्स जो थे वो ईसीएम ने रिकॉर्ड कर लिए थे, जिससे कि एज ए टेक्नीशियन जब आप इस फॉल्ट कोड को सॉल्व करने ले जाएं या समझने जाएं तो आपको इसमें मदद मिल सके। देखिए फॉर एग्जांपल कि उस वक्त जब ये फॉल्ट कोड आया तो एम्बिएंट एयर प्रेशर था 1013। मैं बार में अगर इसको करता हूँ, ये मिली बार दिखा रहा है, किलो पास्कल में करता हूँ तो 101 किलो पास्कल का ये था। कूलेंट टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस था। अब 94 डिग्री सेल्सियस जो है वो अप्रॉक्स रनिंग में अगर है, लेकिन फॉल्ट कोड जो है वो आइडल के हिसाब से है, तो आइडल के हिसाब से 94 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, अब ये डेटा है जो कि डिकोड होता है ओईएम सॉफ्टवेयर में, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाते। इंजन स्पीड जो है वो हमारी क्या दिखा रहा है यहाँ पर। अब अगर हम लोग इसको ओडोमीटर रीडिंग देखेंगे कितने किलोमीटर पे, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कस्टमर बोलता है कि अरे नहीं अभी जस्ट आई है फॉल्ट, ठीक है, तो या फिर कई बार होता है कि आपने गाड़ी दे दी और कस्टमर 10 दिन बाद लेके आके बोलता है यार मैं तो गाड़ी लेके जाके घर पे खड़ी कर दी थी, उसके बाद इधर आ रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये फॉल्ट कोड कितने किलोमीटर पे आया था वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद ये प्रायोरिटी बता रहा है। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि ये जो फॉल्ट कोड है वो कितना सीरियस है, कि किस पे कितनी जल्दी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद स्टैंडर्ड लोड कितना परसेंट लोड था, ऑब्वियसली आइडल है तो 4-5% के आसपास का लोड होता है। इसके बाद में आता है आपका टाइम। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि 8 तारीख 9वां महीना 2017 10:07 पे ये फॉल्ट कोड आया था गाड़ी के अंदर। तो इस तरह से हम लोगों को ये जो फ्रीज फ्रेम डेटा है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हालांकि एक चीज़ बता देता हूँ, हर स्कैनर जो है मल्टी ब्रांड स्कैनर खास करके जो आफ्टर मार्केट स्कैनर्स है उसकी ये कैपेसिटी होती नहीं है कि ये फ्रीज फ्रेम डेटा दे पाए। लेकिन मैं बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपका स्कैनर दे रहा है दोस्तों तो इसको बिल्कुल आप इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसकी रिपोर्ट अलग से बना सकते हैं जिससे कि आप कस्टमर के बिल के साथ में अटैच कर सकते हो या कस्टमर को दिखा सकते हो कि सर ये कंडीशन थी आपकी गाड़ी के अंदर। अब देखिए यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हमने 4 फंक्शन देखे, रीड डीटीसी, क्लियर डीटीसी, जो थर्ड है वो है रीड लाइव डेटा, लाइव पैरामीटर या डेटा स्ट्रीम। फोर्थ आया हमारा रीड फ्रीज फ्रेम डेटा। पांचवा जो है वो है एक्चुएशन टेस्ट। तो देखिए बहुत सारे लोगों को ना ये पता है कि भाई एक्चुएशन टेस्ट होता है, एक्चुएशन टेस्ट फैन वैन यूज ऑन करके देख लेते हैं, कई बार अपने ये चेक कर लिया। लेकिन हम अगर एक्चुएशन टेस्ट को यूज़ करें तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो एक्चुएशन टेस्ट में मैं चले जाता हूँ यहाँ पर, तो एक्चुएशन टेस्ट हमेशा इग्निशन ऑन में होना चाहिए। डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है उसके हिसाब से आप उसको कीजिए। एक्चुएशन टेस्ट जो है वो कंडीशंस के हिसाब से, देखिए वो हमेशा ना आपको एक इंडिकेशन देगा कि भाई प्लीज कंफर्म इग्निशन की एट ऑन पोजीशन, इंजन इंस्टॉल स्टेटस, आर यू श्योर टू परफॉर्म द टेस्ट। तो ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आगे जाना है। कई बार क्या इग्निशन ऑन में होता है, कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें वो आपको बोलेगा इंजन स्टार्ट कीजिए,
जैसे Hyundai में अगर आपको इंजेक्टर टेस्ट करने तो इंजन स्टार्ट करके टेस्ट करने पड़ते हैं, तो इस तरीके से होता है। अब ये एक्चुएशन टेस्ट जो है ना, वो एक्चुएटर्स को टेस्ट करने का तरीका है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फॉल्ट तो स्कैनर जो है वो सिर्फ सेंसर के फॉल्ट दे सकता है। ऐसी बात नहीं है, स्कैनर एक्चुएटर के भी फॉल्ट दे सकता है, लेकिन आपको समझना होगा एक्चुएटर है क्या। एक्चुएटर जो है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करने वाला सिस्टम है। ईसीएम उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है, तो आप स्कैनर से उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप एबीएस के अंदर जाएंगे तो एबीएस के पंप की वॉल्स आप इंडिविजुअली एक्चुएट करके देख सकते हैं, मोटर को एक्चुएट करके देख सकते हैं, फ्यूल पंप, फैन, आपके अगर इंटीरियर लाइट्स जो है वो बीसीएम के जरिए है, एसी का स्विच हो गया आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अगर आपका गियर सिलेक्टर स्विच है वो हो गया। ये सारे सिस्टम जो हैं आप एक्चुएट करके टेस्ट कर पाएंगे कि वहाँ तक सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है। तो इस मामले में हमें एक्चुएशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सिंपल है, जब भी कोई आप स्कैनर लेते हैं, चाहे वो आपका ओईएम टूल हो, चाहे वो लॉन्च का हो, डाइक्सोन हो, कोई भी हो, जाइए सिंपल उसके अंदर देखिए कि उस कंट्रोल मॉड्यूल में कितने पैरामीटर आपके एक्चुएशन के लिए दिखा रहे हैं। अगर वो वहाँ पे पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, आपको एक्चुएटर्स का नाम दिखाई दे रहा है, तो उनको पहले एक्चुएट करके देखिए। बस शर्त ये होनी चाहिए आपकी कि बैटरी वोल्टेज करेक्ट है, इग्निशन ऑन पे आप मैक्सिमम टाइम, या फिर अगर वो इंडिकेट कर रहा है आपको जो वो एक डिस्क्लेमर दे रहा है, तो उस डिस्क्लेमर को आप ठीक से पढ़ें। अगर ये आप ठीक से करते हैं तो उस केस में आपको दोबारा ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैंने जो एक्चुएट किया था उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा इंजन स्टार्ट करो तो कोई फ्यूज़ उड़ जाता है, कोई ये हो जाता है, तो उसके लिए भी आप ये एक्चुएटर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बार बहुत सारी गाड़ियों में टर्मिनल्स के लिए भी एक्चुएशन दिया हुआ होता है। तो आप उन टर्मिनल्स के हिसाब से, जैसे टर्मिनल 50 है, इस तरीके के एक्चुएशन दिए होते हैं रिलेज को लेकर, तो वो रिलेज को भी आप यहाँ से एक्चुएट करके देख सकते हैं, जिससे आपको जो काम करने से पहले का जो एकदम एक्यूरेसी चाहिए वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। एक चीज़ समझिए, हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो लगी हुई है, कार स्कैनर की सेल करने की जो इन कंपनीज हैं वो लगी हुई है स्पेशल फंक्शंस को प्रमोट करना। स्पेशल फंक्शन को प्रमोट करना, सर हमारे स्कैनर के अंदर चाबी कोडिंग होती है, हमारे स्कैनर के अंदर डीपीएफ रीजनरेशन होता है, हमारे स्कैनर के अंदर ये होता है, ये होता है। पर आप समझ के देखिए कि कार्स के अंदर जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम, अगर आपके पास 10 कार आती है तो 10 में से 8 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, बराबर। आज के टाइम पे 2 के अंदर मैकेनिकल फॉल्ट होते हैं, बाकी जो बची हुई गाड़ियां हैं 8 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है। अब इलेक्ट्रॉनिक में से सिर्फ एक गाड़ी के अंदर आपको जरूरत पड़ती है पोस्ट रिपेयर, यानी चाबी कोडिंग, इमोबिलाइजर कोडिंग, ईसीएम रिपेयरिंग, वो भी तब जब आप उसको रिप्लेस करते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग कोडिंग को इन्होंने इतना सिंपल बना दिया है कि बेचारा हर टेक्नीशियन ये सोचता है कि मैं ये टूल ले लूंगा तो मैं कोडिंग प्रोग्रामिंग कर लूंगा। अब कोडिंग प्रोग्रामिंग करते वक्त जो उनसे गलतियां होती है उससे वो अपने लिए नुकसान कर बैठते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। तो हम लोग आपको ये एकदम एक्यूरेटली नेक्स्ट इसमें बताएंगे कि पोस्ट रिपेयर, यानी रिपेयर होने के बाद में जो फंक्शन होते हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। स्कैनर आप कितना भी महंगा ले लीजिए दोस्तों, लेकिन स्कैनर का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसको फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाए। प्री रिपेयर, आपके पास 8 गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक के लिए आ रही थी, जिसमें से एक गाड़ी का जो है आपका वो कंपोनेंट फेलियर था, लेकिन 7 गाड़ी यानी 70% व्हीकल में आपको वायरिंग रिलेटेड, सेंसर, एक्चुएटर रिलेटेड ही काम करना है, मैकेनिकल काम ही करना है। तो प्री रिपेयर का जो फंक्शंस हैं, जैसे फॉल्ट फाइंडिंग, उसके बाद में आपका लाइव डेटा जो होता है वो रूट कॉज एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, रीड फ्रेज फ्रेम जो है वो आपका रूट कॉज एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, एक्चुएशन टेस्ट जो है वो एक्चुएटर की टेस्टिंग के लिए होता है इस्तेमाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% टाइम आप ये सिर्फ 5 फंक्शन को ही इस्तेमाल करते हैं स्कैनर के अंदर। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 5 फंक्शंस को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर आइए कि आपको अगर नींद में से भी कोई उठ के पूछे कि भाई ये इंजन की ये पैरामीटर कितने होने चाहिए, तो आप बता पाए। और यही मिसिंग है हमारे स्कैनर की पूरी इंडस्ट्री में, जो कंपनीज नहीं बता रही है। कंपनीज आपको बताती हैं चाबी कोडिंग, इमोबिलाइजर कोडिंग, ईसीएम कोडिंग, ईसीएम फ्लैशिंग, ऐसे ऐसे फंक्शन जिनकी पूरे साल में 5% रिक्वायरमेंट भी नहीं आती आपको। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो से आपको विदा लेना चाहूंगा। जिन लोगों ने डीटीसी वाला जो हमारा ये है वो नहीं देखा हुआ है, वो आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि यकीन मानिए ये इस तरीके का वीडियो इंटरनेट पे अभी तक बना नहीं है। हमारा मकसद है कि जो एक्चुअल डायग्नोस है, जो व्हीकल डायग्नोस का साइंस है,
वो हर टेक्नीशियन तक पहुंचाना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ में इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।